आदाब हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन। आज की इस खूबसूरत शाम में तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और हमारी आज की मेहमान भी आपके सामने हाज़िर हैं। उनका नाम आप पढ़ सकते हैं, जो उनकी ख़ासियत है वो हम आपको बहुत जल्द बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल आपको हम इतना बता दें कि वो उर्दू अफ़साना गोई का एक जाना-पहचाना नाम है। एक ऐसी खातून जिनके बोलने में असर है, जिनकी आवाज़ में असर है और जिन्होंने किस्सा गोई को, दास्तान गोई को अपने लिए इंतखाब किया है। कभी-कभी हम हमारे लिए दूसरे कुछ इंतखाब करते हैं, कभी-कभी हम खुद के लिए इंतखाब करते हैं। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। फ़ौज़िया साहिबा, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। फ़ौज़िया दास्तान गो भी आपका नाम है, आप खुद अपना कहते तारुफ़ है। तो हम चाहते हैं कि तारुफ़ अपना हमें हमारे आप सामईन को दें और आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है आज की शाम। आदाब ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम फ़ौज़िया दास्तान गो है और मैं अफ़साना गोई नहीं मगर हाँ, मैं दास्तान गोई करती हूँ। तो दास्तान गोई का मैं लेक्चरर थी, पढ़ा रही थी और पढ़ाते-पढ़ाते फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने दास्तान गोई को फुल टाइम अपना पैशन बना लिया। तो अब यही मेरी पहचान है और यही मेरी ज़िंदगी है और मैंने अपनी मतलब मैं अपना पूरा वक़्त इसी में सर्व कर रही हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दास्तानें तो हम सबके पास होती हैं फ़ौज़िया साहिबा, और हम सब चाहते भी हैं कि उन दास्तानों को हम सुनाएँ, लोग हमें सुनें, हमें हमारी तारीफ़ें हों। लेकिन हमने सुना है कि दास्तान गोई एक आर्ट है। हर कोई चाहता तो है मगर हर कोई सुना पाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आज हम पहली बार तहरीक के मंच पर दास्तान गोई पर बात करने जा रहे हैं। तो दास्तान गोई आर्ट कैसे है और इसे कैसे सीखा जा सकता है? मैं मैं शुरुआत में बताना चाहूँगी दास्तान मतलब मैं बहुत ही मैं ज्ञान नहीं दूँगी यहाँ बैठ के, बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगी, एक सिंपल सादा लफ्ज़ों में कि दास्तान गोई होती क्या है? दास्तान गोई असल में जैसे आपको पता है दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना, तो एक लंबी कहानी सुनाना। अब दास्तान गोई 16वीं सदी में सुनाई जाती थी, ऐसे हमें सबूत मिलते हैं, हाँ? और ये जब भी हमें दास्तान का ख़्याल आता है तो हमें बोस्ताने वो उसका अमूमन हम अलिफ लैला की बात कर लेते हैं या अमूमन हम जो बड़ी दास्तानें हैं उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन असल जो दास्तान है जिसको दास्तान गोई कहा गया और जो ज़बानिया बयान था और जिसको फिर लिखा गया, वो है तिलिस्मे होशरुबा यानी अमीर हमज़ा की दास्तानें। और उसकी ख़ासियत ये है कि ये बाहर सुनाई जाती थी और जब ये वापस हिंदुस्तान में आई तो यहाँ के जो दास्तान गो थे, मतलब जो स्टोरी टेलर्स थे यहाँ के, उन्होंने इसको इतना फैलाया जो एक जिल्द में दास्तान आई थी, उसको उन्होंने 46 वॉल्यूम्स में बढ़ाया। मतलब 46 वॉल्यूम यानी कि हर वॉल्यूम में 1000 पेजेज़ हैं। 1000 पेजेज़ यानी 46,000 सफ़हात पर मबनी है ये दास्तान। तो ये अब तक की सबसे लंबी दास्तान है और ये दास्तानें असल में जो अमीर हमज़ा और ये मुस्लिम कल्चर इस पे अमूमन डिपेंड हुआ करती थी। तो ये दास्तान है। हाँ, अब दास्तान में 4 चीज़ें अमूमन होती थी, रज़्म यानी कि जंग, बज़्म यानी कि इश्क, अय्यारी और तिलिस्म। तो ये 4 चीज़ें होना जो है अगर हम कहें कि हाँ, ये दास्तान गोई है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कोई भी कुछ भी किसी को भी दास्तान गोई कह रहा है। तो कोई भी कुछ भी दास्तान गोई नहीं हो सकती, हाँ। इसके कुछ फ़ॉर्मेट्स हैं, इसके कुछ पहलू हैं जो हम तक पहुँचे हैं, जो हमने पढ़े हैं, उसी की फ़ॉर्म में हम इसे दास्तान कह सकते हैं। अब आपका ये सवाल अगर मैं बहुत कम शब्दों में अगर मैं ये बता पाई हूँ कि दास्तान गोई क्या होती है और ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, अभी मैं आगे कंटेम्परेरी की बात करूँगी। अब दास्तान गोई हमेशा प्रतिमा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, हमेशा लोगों को लगता है कि काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि लोग सिर्फ़ व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं और वो टोपी लगा के या व्हाइट कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और लोग कहते हैं हम दास्तान गोई कर रहे हैं। बिल्कुल, और दास्तान हमें गोई भी बोलना आता है, हमें भी बोलना आता है हाँ, तो हम भी दास्तान गोई कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैं कभी इस गफ़लत में पड़ सकती हूँ। नहीं मैं नहीं मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग ऐसा सोचें कि वो दास्तान गोई करें, मगर दास्तान गोई इज़ लाइक अ क्लासिकल म्यूज़िक, हाँ? जब आप क्लासिकल म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं तो आपका एक रियाज़ होता है।
हाँ, आप बहुत रियाज करते हैं, रियाज मतलब आप सालों एक क्लासिकल म्यूजिशियन बनने में वक्त देते हैं ना अपना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दास्तान गो बनने में भी आपको उतनी ही रियाजत और उतना ही वक्त और उतना ही टाइम और उतना उबूर हासिल करना, जबान पे आपका उबूर हासिल होना चाहिए, आपका शीन काफ दुरुस्त होना चाहिए। और उर्दू पढ़नी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि असल में देखिए जो आर्ट फॉर्म की जो प्योरिटी है, हाँ, उसको हमें नहीं कहीं पे खराब करना चाहिए। मतलब मैं काफी बार मैं देख रही हूँ आजकल लोग इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं दास्तानगोई में। बेसिकली दास्तानगोई उर्दू का आर्ट फॉर्म है, प्योर। कहानी तो बहुत लोग सुनाते हैं और बहुत सारे फॉर्मेट्स में हमारे पास कहानी मौजूद है, ये हम जानते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे आर्ट फॉर्म मौजूद हैं, जहाँ पर कहानियां सुनाई जाती हैं, हिंदी में सुनाई जाती हैं, लोग पपेट्स के साथ कहानी सुनाते हैं। मगर दास्तानगोई एक आर्ट फॉर्म है, हाँ, जो हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है, या जैसे हमने पढ़ा है कि मीर बाकर अली इस तरह से दास्तान गोई करते थे, अम्बा प्रसाद रसा ऐसे दास्तान गोई करते थे। तो जो पढ़ पढ़कर हम तक पहुंचा है, उसी को हम दास्तान गोई कह सकते हैं। तो दास्तान गोई में तो दास्तान गोई सीखने, मैं काफी बार जैसे हमेशा मुझसे लोग कहते हैं आप ना हमारी 15 दिन की एक वर्कशॉप कर दीजिए और दास्तान गोई की। तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि उन 15 दिन की वर्कशॉप से आप कैसे दास्तान गो बन सकते हैं, क्योंकि दास्तान को बनने के लिए हमारे पास ना कोई भी स्टेज नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉप्स नहीं है, ठीक है। हम खुद अपने आप में जो हमारी बॉडी है, जो हमारी जबान है, जो हमारी अदायगी है, वही हमारा हथियार है। तो असल में हमें उसे साधना है ना। तो आवाज को साधने में, अपनी अदायगी को साधने में, आपका शीन काफ दुरुस्त करने में, वो उस समय काफी वक्त जाता है, कम से कम एक साल तो जाएगा जाएगा। तो ये 15 दिन की जो वर्कशॉप का ये लोग कहते हैं, जो कैप्सूल बनाना चाहते हैं, वो मुझे मतलब ऐसे दास्तान वो मुझे कभी समझ में नहीं आया। आई जी होप कि मैं बिल्कुल आपकी बातों को फौजी साहिबा, मुझे लगता है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे 15 दिन तो बहुत ज्यादा हुए। 7 दिनों में लोग इंग्लिश सीखते हैं, हाँ 7 दिनों में उर्दू सीखते हैं, हाँ 7 दिनों में पता नहीं हाँ क्या क्या सीख लेते हैं। तो उनको जी लगता होगा कि 15 दिन तो काफी वक्त दे दिया उन्होंने आपको सिखाने के लिए। लेकिन हम भी हम्म, जानते हैं कि सीखने के लिए वैसे तो उम्र भर भी कम है, लेकिन साधने के लिए कम से कम आप 1 साल जब साधना करते हैं तो जाकर आप वहाँ कहीं खड़े होने लायक बनते हैं। और वो रोज होगा। एक और वो एक रोज और अहम होगा। बात ये है कि बिल्कुल। वो रोज होगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वीकेंड्स पे रिहर्सल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। वो नहीं हो सकता। साधना आपको रोज साधना और 2 रिहर्सल। घंटे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास का मतलब ये है कि एक नियमितता उसमें होनी चाहिए, कंटिन्यूटी हम्म, होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस थे, आपके बड़े मुरीद लोग हैं जो हमारे जान पहचान वालों में हैं, तो उन्होंने हमें कुछ सवालात दिए हैं कि आपसे पूछा जाए। जैसे कि आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की, किससे सीखा और किसी ग्रुप से एसोसिएटेड हैं क्या, या अकेले करती हैं, ये सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है इन सारे सवालों को सुनने के लिए हमें एक दास्तान सुननी होगी, दास्तान फौजिया। तो हम चाहते हैं कि हमें आपको सुनाए। और एक बहुत ही कमाल की बात जिससे मैं रिलेट कर पाई फौजिया आपसे कि मैंने जाना कि आपका जुनून उस हद तक चला गया कि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो ये छोटी बात नहीं है। जिस दुनिया में सारी कवायद सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती हो, वहां पे दास्तान गोई का नशा और जुनून आप पर यूं चढ़ा कि आपने नौकरी छोड़ दी। तो वो दास्तान हम चाहते हैं कि कैसे आप दास्तान गोई में आई, कैसे आपको लगा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, फिर इतना कॉन्फिडेंस किस तरह से आया कि आपने नौकरी छोड़ने तक का सोच लिया। आ, मैं पुरानी दिल्ली से पली बड़ी हूँ और मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी। मैं 12 साल मैंने उर्दू मीडियम स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैंने पढ़ा है। और मतलब जब मैं उर्दू से असल में हुआ ये कि दास्तान को बनने का एक प्रोसेस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन से शुरू हो गया था, क्योंकि मेरी अम्मा मुझे बहुत कहानियां सुनाती थी और मेरी जो नानी है कहानी सुनाती थी। और हमेशा ऐसा होता है कि अमूमन जब स्कूल में मैं होती थी ना, तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम ये कहानी जरा हमें पढ़ के सुनाना। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम पढ़ लो, हाँ, लेकिन जब तुम पढ़ के बताती तो हमें मजा आता है। तब ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा जो सफर, जो एक ऊपर वाले ने कुछ 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 शुरू कर दिया है, ये वो है कि मतलब मैं दास्तान की तरफ जा रही हूँ। तो ये मेरा शौक था और ये सब चीजें। फिर प्रभात ने मुझसे 2006 में कहा, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने कहा कि फौजिया तुम्हें दास्तान गोई करनी चाहिए। तो उस जमाने में दास्तान गोई सिर्फ रिवाइव हो रही थी, कोई 2006 में कोई दास्तान गोई नहीं जानता था। अभी तो फिर भी बहुत फैशनेबल है, लोगों को लगता है अरे हम तो दास्तान गो बनना चाहते हैं, लेकिन 2006 में कोई नहीं जानता था कि दास्तान गोई क्या है। तो मैंने दास्तान गोई का पहला एक शो देखा था और मुझे लगा कि ये तो मतलब यही है वो चीज
जिससे मुझे इश्क है, और बस तब से मैंने वहां से सीखा। तो मैं वो सीखती रही मैं, और काम करती रही, सीखती रही, काम करती रही। 2006 से सब बीच में काफी शोज हुए, काफी चीज हुए, लेकिन तो कभी कभी ब्रेक ऐसा हुआ थ्रू। घर में बैठे बैठे आप शुरू हो गई हो एकदम, घर में हाँ बैठे हाँ, बैठे हुआ आपने हुआ कुछ यूं हुआ। शुरू कर दिया? हाँ हाँ, मेरी मेरी अम्मा, अभी तो उनका 16 मई को इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मा को आदत आदत थी कि मतलब ये कभी भी शुरू हो जाएगी, और कभी भी, मतलब वो यूज टू हो गई थी कि हाँ, मतलब ये कभी भी कुछ ऊंचा ऊंचा, मतलब क्योंकि दास्तान में आपको जोर जोर से बोलना होता है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी प्रतिमा जी के, काफी बार ना आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, मगर वो ब्रेक थ्रू जो आता है ना आपकी जिंदगी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू होता है। तो ब्रेक थ्रू था जब 2014 में मैं अपने राइटर डायरेक्टर से मिली, दानिश इकबाल से। हाँ, मैं बहुत काम कर रही थी, बहुत शोज कर रही थी, बहुत, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा था ना कि कोई पहचान नहीं मिल रही थी उस तरह से। हाँ, तो जब दानिश इकबाल मेरी टीम में आए और मैंने पहली बार दास्तानी गांधी की अपने पैरों पे खड़े होकर, हाँ, और मतलब एक इनिशिएटिव लेके, जो कि मतलब जब मैंने इंडिविजुअली काम करना शुरू करा, अपने तौर पर, अपनी पहली दास्तान जो मैंने खुद अपने पैरों पे खड़ी की, खुद इसको लिखा दानिश इकबाल साहब ने, वो दिन था ना 2014 से जो शुरू हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत मुझे वापस खड़ा होने में मदद करी, क्योंकि वो मेरा एक बहुत ही ट्रॉमा, मतलब वो जो पूरा एक टाइम था बहुत ट्रॉमा। क्योंकि प्रतिभा क्या होता है, जब एक औरत आगे बढ़ रही होती है ना, तो काफी बार जो लोग उसी फील्ड में होते हैं, जिन लोगों को लगता है ये तो हमारी इजारादारी है, ये तो भाई, ये तो हम हैं, ये तो हमारी फील्ड है, ये कौन लड़की है जो यहाँ से आई है। तो वो जो कुछ मैंने झेला है ना उस वक्त, मतलब वो 2000 समझिए 10 से और 4 तक, वो जो 4 साल थे, वो बहुत ही मुश्किल साल थे मेरे लिए। और उस तब मैं 2014 में जब मैं खड़ी हुई वापस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और मेरा मैं इस सवाल का जवाब ये दे दूं कि मेरा अपना ग्रुप है, हम अपना ग्रुप चलाते हैं दास्तान गो द स्टोरी टेलर्स के नाम से, और जिसमें दानिश इकबाल साहब हैं, मैं हूँ, फिरोज हैं, दीबा गजल हैं, सानिया हैं, और फजल रशीद हैं, और अभी लोकेश हमसे जुड़ने वाले हैं। तो ये हमारा ग्रुप है। और हम खास तौर से, मैं एक और चीज यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, हमारा जो खास काम है वो ये है कि हम दास्तान महाभारत, दास्तान राम, दास्तान राधा कृष्ण, ये सब हम उर्दू में कर रहे हैं। जैसे काफी बार जब क्या लोग बात! हैरान होते हैं, हाँ, ये सब हम उर्दू में परफॉर्म करते हैं। अमूमन लोग कहते हैं भाई हमने तो नहीं सुना कि कैसे, मतलब दास्तान, अ, मतलब दास्तान को उर्दू में रामायण रामायण उर्दू महाभारत में, की। या महाभारत उर्दू में, या राधा कृष्ण उर्दू में। तो ये एक बहुत अहम काम है जो मैं समझती हूँ हमारा ग्रुप कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वैसे एक बात बहुत खूबसूरत है कि जब सबिहा सुम्बुल जी हमें देख रही हैं, बहुत ही खूबसूरत कमेंट उन्होंने आपके लिए लिखा है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ करने पे आते हैं तो एक अल्केमिस्ट का जो एक है ना कोटेशन, कि जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन मेरा वो सवाल वहीं का वहीं रह गया कि नौकरी आखिर कैसे छोड़ दिया आपने? इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत कहाँ से आपको आई? क्योंकि हम हाँ, लोग खासतौर पे ये देखते हैं हमारी दुनिया में, औरतें खासतौर पे अगर नौकरी मिल गई है तो यही उनका लास्ट अचीवमेंट सबसे बड़ा होता है, नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके जवाब से बहुत सी दूसरी खवातीन को हिम्मत मिले कि अगर उनका पैशन, उन पे भरोसा उनको है, तो वो ये कर सकती हैं। तो असल में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जब मैं शोज करती थी तो मैं लेक्चरर थी, और मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। तो वहां पर क्या होता था ना, कई बार आपको परमिशन नहीं मिलती थी, जैसे अगर आपको जाना है शो करने तो वहां परमिशन नहीं मिलती थी, और मुझे लगता था कि कहीं कुछ छूट रहा है मेरी जिंदगी से, कहीं कुछ छूट रहा है। और ये मेरी कवायद जो शुरू हुई थी नौकरी छोड़ने की, ये 2011 से मैंने सोचना शुरू कर दिया था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि ये कोई जो ये रातों रात मैंने कोई फैसला लिया हो, ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया था। ये फैसला इस बुनियाद पे लिया गया था कि अगले, नौकरी छोड़ने के अगले 3-4 साल बाद आपको, अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको, आपके पास इतनी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए कि आप बेसिक सरवाइव कर सकें अपना। हाँ, तो ये बहुत प्लान करके मैंने किया था। और फिर 2014 में बस एक दिन मैं गई अपने भाई और अम्मा के पास, और मैंने कहा अब मुझे नौकरी छोड़नी है। तो उन्होंने कहा ओके छोड़ दो। तो बस मेरी माँ को ये था कि लेक्चरर की नौकरी है और इतनी मुश्किल से मिलती है नौकरी, जैसे कि आपने भी कहा, और नौकरी छोड़ के मतलब तुम इस तरफ जा रही हो, तो बस उनको ये था कि कहीं, मतलब कहीं कुछ मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि वो बड़ी एम्बिशन, उनको लगता था कि मेरी बच्ची जो है ना बहुत आगे बढ़े। बस उनका थोड़ा सा ना ये एक कहीं पे उनका एक डर था, जो मैंने कहा था अम्मा मुझे बस 2 साल दीजिए,
अगर मैं 2 साल में कुछ नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह मैं, नौकरी तो कभी भी ली जा सकती है ना, अगर आप नौकरी करते थे, नौकरी कभी भी ली जा सकती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अपने सुनने वालों से कि आजकल के हालात में आप नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि जब से ये पैंडेमिक आया है और इस पैंडेमिक के जमाने में सारे आर्टिस्ट जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, उस वक्त आपको फिर रियलाइज होता है कि आपके पास कोई जॉब जरूर होनी चाहिए। लेकिन तब भी मेरा जो ये पैशन है, और ये मुझे इन 2 सालों में और ताकत मिली है प्रतिमा, मतलब मैंने सोचा कि अब ये लाइव शोज तो हमारे खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टेज पे जाते थे, शोज करने जाते थे, अभी हम क्या करें, तो अभी हम मैंने पॉडकास्ट किया फिर रेड एफएम के साथ, दास्ताने बॉलीवुड करके, जिसमें मैं, आप रेड एफएम की ऐप पे जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने, कोई सब्सक्राइब नहीं करना, बस आपको रेड एफएम की ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें दास्ताने बॉलीवुड है, दास्ताने राम हमारा कंप्लीट वहां पर मौजूद है, दास्ताने बॉलीवुड में हमने मीना कुमारी किया है, मधुबाला किया है, नेक्स्ट हम बिमल रॉय लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारा काम है, मतलब ये एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है ये भी बहुत ही जरूरी चीज है कि आप वक्त के साथ कैसे अपने आर्ट फॉर्म को ढाल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सब यही बोल रहे हैं, आप भी जानती हैं कि आने वाला टाइम डिजिटल जमाना है, डिजिटल का वक्त है, डिजिटल का वक्त है। जब भी हमारे ऑडिटोरियम खुलने का वक्त आता है, वापस कोई सेकंड वेव आ जाती है, फिर जब फिर वो खत्म होती है, फिर ऑडिटोरियम खुलने का वक्त आता है, फिर अब थर्ड वेव आ जाती है। तो ऑडिटोरियम और वो लाइव शोज, पता नहीं कब वो दौर वापस आएगा, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत सही सलाह दी आपने और बहुत सही कदम उठाया खुद के लिए भी कि जब एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह मियाँ बहुत से दूसरे रास्ते खोल देते हैं, और सलाहियत देते भी इसीलिए है कि आप अपने लिए रास्ते खोल सकें। मैं जानना चाहती हूँ अपने सुनने वालों के लिए कि जो आपने पॉडकास्ट की बात करी अभी, खास तौर पे एक एफएम चैनल के साथ, और बॉलीवुड का के जिन नाम आपको आपने लिया कि उन पे आपने काम किया है, तो कैसा वो काम है, किस तरीके से तैयार किया है, क्या क्या कंटेंट लिया, कैसे रिसर्च किया, इतनी बड़ी शख्सियत को कैसे समेटा एक स्क्रिप्ट में, ये क्या था? मतलब मैं आपकी आवाज में कह लें, आपके जरिए सुनना चाहूंगी, वो थोड़ा झलक एक देखना चाहूंगी मैं इसकी। असल में देखिए, रेड एफएम पर अमूमन लोग नहीं सोच सकते कि कोई उर्दू की चीज होगी रेड एफएम पर, राइट? तो लेकिन रेड एफएम पर दास्तानी बॉलीवुड है और प्योर उर्दू में है मीना कुमारी के लिए। हाँ, तो कुछ तो मतलब ये है कि मीना कुमारी के लिए उसने पोइट्री है, प्रोज है, ठीक है, और वो पूरी कहानी है, और उसको समेटा दानिश इकबाल साहब ने, जो कि मैंने कहा मेरे राइटर डायरेक्टर हैं, दानिश इकबाल साहब ने उसे लिखा है और मैंने उसे परफॉर्म किया है वहां पर, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि दास्तानों का सफर नहीं रुकना चाहिए। हाँ, जब भी आप, और दास्तान गोई क्या है बेसिकली, देखिए अगर आप ध्यान से देखें, दास्तान गोई सुनने की चीज है। असल में जो ऑडियंस है, काफी बार मैं देखती हूँ कि लोग आंखें बंद कर लेते हैं, ऑडिटोरियम में भी वो आंखें बंद करके सुनते हैं आपको। हाँ, तो काफी बार लोग आपका चेहरा चेहरा नहीं देखते हैं, तो सुनने की चीज को हमने सुनने की जगह पे पहुंचाया। और जो आपने कहा था कि ये किया कैसे, ये किया, बहुत रिसर्च इस पे की गई, दानिश इकबाल साहब ने रिसर्च करी, मैंने रिसर्च की है, और बहुत रिसर्च के बाद हमने इसको कम से कम 9 और 10 एपिसोड्स में हमने हर दास्तान को समेटा है। 12 एपिसोड भी है कुछ जगह पर, मीना कुमारी है, मधुबाला है। तो रिसर्च और मेहनत काफी की गई है इस पर। अगर कोई मसला कॉपीराइट का खास ना हो तो क्या मैं एक दो लाइन हम सुन सकते हैं? मैं नहीं, मतलब हम सब सुन सकते हैं अब मैं उसमें से तो मीना नहीं कुमारी सुना साहिबा पाऊंगी, को। हाँ, क्योंकि मीना कुमारी को नहीं सुना पाऊंगी मैं, क्योंकि आपने कहा कॉपीराइट का मामला है, क्योंकि वो पॉडकास्ट, लेकिन आप पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, आप लोग आराम से वहां जाइए और हाँ, बहुत वो तो अभी हम जाके तुरंत तुरंत सब्सक्राइब कर हाँ, लेंगे। अभी इस तो वक्त हाँ, हमारे प्रोग्राम में अगर हम कुछ सुनना चाहें मैं वैसा कुछ। आपको मैं आपको एक घूमी घूमी कबाबी मेरी बड़ी फेवरेट दास्तान है, और उसका, वो असल में दिल्ली की दास्तान है, और उसको अशरफ सुबुही दहलवी साहब ने जो खाके लिखे थे, मतलब वो दास्तान दास्तान के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया, लेकिन मैंने उसको अडेप्ट किया स्केच के तौर पे, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, और वो घूमी कबाबी जो है वो पुरानी दिल्ली में कबाब बेचता है, तो उसको वहां, वो मेरी जो शुरुआत की, जो उसका शुरुआत है, जिसको जनाब अजहरपाल साहब ने लिखा है, मैं उसके कुछ चीजें आपके सामने पेश कर सकती हूँ। तो अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, सुन के रक्सा हो जिसको जामे शराब, वो फसाहत जबाने दिल्ली की, वो बलागत जबाने दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब, और घुम्मी का वो बयान अदब, बाद मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम से वो जलाता था, तीर बातों की क्या चलाता था, सीख से जब महकती बुए कबाब,
दिल खिंचा जाता था बसुए कबाब। तो ये मैंने घूमी कबाबी से आपको आपको मुझे सुनाया है। पता नहीं फौजिया, लेकिन ऐसा हुआ मुझे खुशबू आई है कबाब की। अरे वाह। वैसे आपने कबाब बोला, वो खुशबू जैसे आई मुझे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को दास्तान गो बनना है हम्म, और उसको ये लगता है कि उसकी उसका ये पैशन है और वो सही रास्ता ढूंढ रहा है, किस तरह से हम्म। अपनी जुबान साफ करे, किस तरह के की दास्तानें वो उठाए, किस तरह से वो अदायगी सीखे, तो जो शुरुआत की जो चीजें होती है ना, वो क्या होनी चाहिए? क्या हो मेरे अंदर जो मुझे ये पता हो कि हाँ, दास्तान वो बनने का जो बेसिक मटेरियल है वो है हमारे पास। देखिए मुझे लगता है सबसे पहला तो चीज है आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो काफी बुलंद होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम दास्तान गो जो थे, हम तो देखिए हमारा तो वो बूता नहीं है। मीर बाकर अली के बारे में ये कहा जाता है, देखिए जब वो दास्तानें सुनाते थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, आप सोचिए वहां तब तो कोई माइक सिस्टम साउंड सिस्टम नहीं होता था ना, तो उनकी आवाज ही माशाल्लाह इतनी जबरदस्त होती थी कि जितने भी लोग ऑडियंस वहां बैठी हुई होती थी वो आवाज वहां तक पहुंचती थी। तो कम से कम हम हमारे अंदर एक आवाज की ताकत होनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि पढ़ने का शौक होना चाहिए आपको, क्योंकि दास्तान गोई सिर्फ स्क्रिप्ट याद करके परफॉर्म करने की बात नहीं है। आपका मुताला वसी होना चाहिए, आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर आप काम करिए। काफी बार लोगों के जो तलफ्फुज है वो इतना खराब होता है कि उसी को ठीक कराने में हमें सिर्फ 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, तो तलफ्फुज पे आप जरूर काम करें, तलफ्फुज। और मैं ये नहीं कहती कि उर्दू जबान आपको पढ़नी आनी चाहिए, पढ़नी आए तो बहुत, मतलब बहुत, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कम से कम काफी बार, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती, काफी बार लोग हमसे कहते हैं कि हमें तो हिंदी में नहीं पढ़नी आती, आप हमें रोमन इंग्लिश में दे दीजिए स्क्रिप्ट। तो सोचिए मतलब ये कितनी मुश्किल बात है कि अगर हम रोमन इंग्लिश में स्क्रिप्ट दे दें। तो उर्दू पढ़नी आपको कम से कम जबान से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये कहूँ कि देखिए दास्तान वही उर्दू में ही होने वाली है। ठीक है, काफी बार लोग हमसे कहते हैं आप इसे आसान नहीं कर सकती, तो मैं उन्हें हमेशा जवाब देती हूँ कि अगर अरे आप जाके तिलिस्मी होशरुबा पढ़िए, वो तो इतनी मुश्किल दास्तानें हैं। मतलब उसका तो फिर भी हम जो कंटेम्प्रेरी काम हम लोग कर रहे हैं वो काफी आसान है। अब इससे आसान दास्तानें नहीं हो सकती। इससे आसान अगर हम कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये आर्ट फॉर्म के साथ नाइंसाफी होगी। तो एक तो पढ़ने का शौक होना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपके अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये ना कोई कैप्सूल नहीं है जो आप रातों रात आप खाएंगे और आपको अगले एक हफ्ते में आप दास्तान को बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो सब्र, पैशन, जबान से मोहब्बत और पढ़ाई और आवाज, मुझे ऐसा लगता बहुत ही काम की बात बताई है फौजिया साहिबा ने। हम आसानी के चक्कर में अक्सर क्वालिटी को भूल जाते हैं और आसान करते 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 जो चीज की शक्ल होती है वही बिगाड़ देते हैं। है। और हम मुश्किल से इतना डरते हैं, जबकि वो मुश्किल नहीं होती है। कोई जबान अगर हम बोलना सीख लें तो हमारे लिए वो मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ आसानी और मुश्किल के बीच में सिर्फ सीखने का फासला होता है, और हम उस फासले को तय नहीं करना चाहते हैं। जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो ये सोच कर ही हैरान और परेशान हो रही हूँ कि दास्तान गोई में कोई इंग्लिश वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसा ये भी लोगों हो रहा है और किया है। और आपने एक बच्चों की कविता सुनाई थी एक प्रोग्राम के दौरान, मैं चाहती हूँ आप वो सुना दें। और वो जो आपकी थिरकन है, जो दास्तान गो का जो एक पूरा मुकम्मल अक्स होता है, वो अगर आप हम चाहेंगे सुनाना चाहें तो फिर हम उसके बाद जारी रखेंगे अपनी बात को। मैं यहाँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो मैं बच्चों के लिए सुना रही हूँ ये दास्तान गोई नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले से दे रही हूँ। मगर हाँ, बच्चों के लिए मैंने जो भी मैं काम कर रही हूँ वो खासतौर से वो पोइट्री हाँ, बेस्ड काम है। लेकिन और अंदाज शायद वही है जो एक दास्तान गो जी का होना चाहिए, सुनने वाले को खींच लेने का, का जी अंदाज, जी जी। तो सुनने ये वाले को बेसिकली बांध लेने कहानी का। है, आप लोगों ने सबने सुन रखी होगी, पाइट पाइपर की कहानी है जो कि बड़ी फेमस कहानी है, बांसुरी वाला, जिसको सफदर हाशमी साहब ने लिखा था उर्दू में, और मैं उसको सुनाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो बात है 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे। हेमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे। यूं तो शहर बहुत सुंदर था, हेमलिन था जिसका नाम, पर वहां के लोगों का हो गया था चैन हराम, क्योंकि इतने चूहे, इतने चूहे,
इतने चूहे गिनती हो गई मुश्किल, जहां भी देखो जिधर भी देखो करते दिखते किलबिल, बाहर चूहे घर में चूहे, बाहर चूहे घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थालों और प्यालों में चूहे, ट्रंक में और संदूक में चूहे, फौजी की बंदूक में चूहे, अफसर की दाढ़ी में चूहे, मालिक की गाड़ी में चूहे, आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी देखो चूहे, अरे आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी देखो चूहे, चूहे भी वो वैसे चूहे बिल्ली को खा जाएं, कुत्ते उनसे डर कर भागे चीले जान बचाएं। तो ये तो लंबी कहानी है, उसका एक छोटा सा अंश मैंने आपके सामने पेश किया। बिल्कुल, और हमको तो ये दास्तान गोई ही लगा, क्योंकि जब कोई कहानी सीधे निकले और दिल में जा घुसे और याद हो जाए अगले कई बरस तक के लिए, तो इससे सुंदर तरीका कोई हो नहीं सकता। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, चूंकि हम एक ऐसे स्टेज पर बात कर रहे हैं, कैसे मंच पर जो उर्दू की बका के लिए काम करता है, आपको क्या लगता है उर्दू अदब में किस्सा गोई का, अफसाना गोई का और दास्तान गोई का ये क्या मकाम है, और हम इंडिया में कहाँ तक पहुंचे हैं अभी, और कितनी दूर जाना है अभी? देखिए, मैं दास्तान गोई के बारे में बात करूंगी, तो दास्तान गोई का जो इस वक्त का जो मकाम है, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि आज जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप जाते हैं या कहीं पे भी जब मैं जाती हूँ पढ़ाने, तो बच्चों को अगर आप कोई चीज स्क्रिप्ट देना चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमें रोमन इंग्लिश में दे दीजिए मैम। तो उर्दू तो छोड़िए, वो हिंदी भी नहीं, आज वो हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। एक तो ये चैलेंज है जो मैंने देखा है अमूमन बच्चों के साथ, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो एक हमेशा एक चीज, जो जबान जो डेवलप होती है, जो और ये कोई गुरु मंत्र नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये हम सब जानते हैं, वो सुनने से आपकी जो जबान है वो उसका वो डेवलप होती है। आप सुन के काफी चीजें अपने अंदर लेते हैं और फिर उसको वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो जब हम दास्तान गोई, खासतौर से जब हम कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, जिनको बस 10 सेकंड का वीडियो चाहिए, जिनको 30 सेकंड का वीडियो चाहिए, तो कम से कम ऐसे दास्तान गो हम एक जबान के जरिए उन्हें 1 घंटे बिठा के उसको सुना रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी दास्तान गो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कितने रेस्टलेस हैं, जरा सी देर में हम अपना व्हाट्सएप देखते हैं, जरा सी देर में हम अपने मैसेंजर पे बात देखते हैं। तो ये जो, और ये हम ना हम उसमें ये कहते हैं कि हम आपको उर्दू पढ़ा रहे हैं, हम आपको उर्दू, उनको लग रहा है कि उनको क्या लगता है कि हम कहानी सुनने आए हैं, लेकिन असल में हम कहानी के पीछे उनको जबान सिखा रहे हैं। काफी बार जब आप कोई चीज आपको अच्छी लगती है, आपको कोई लफ्ज अच्छे लगते हैं, तो बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही आप उसे आपने। बोलने की कोशिश करते हैं, है ना, आप उसे बोलने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि ये लफ्ज बड़ा अच्छा था और ये मैं जरूर इसको ट्राई करूंगी। तो मुझे हमेशा से लगता है कि कुछ भी कहिए, उर्दू आज भी एक फैशनेबल लैंग्वेज है। हाँ, फैशनेबल लैंग्वेज है। जब भी हमें कहीं पे बड़ा कूल बनना होता है या जब हमें कोई बड़ा इंप्रेशन मारना होता है, मैं ये देखती हूँ लोग एक शेर पढ़ देते हैं, है ना, तो मुझे लगता है ओहो देखो हम कितने कूल हैं। तो वो ये जो कूल बनने की जो एक उनके अंदर एक लालसा है, तो ये जबान जितने भी दास्तान हुए हैं जो प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो हम उस जबान को उन तक पहुंचा रहे हैं, जो कि अमूमन वो ये जबान शायद नहीं सुनेंगे। ठीक है, अमूमन जो लिटरेचर के बच्चे हैं शायद वो जाहिर बात है वो पढ़ रहे हो, लेकिन पूरी जनता या पूरा कॉलेज, या जब हम किसी फेस्ट में जाते हैं वहां पर पूरे 1000-2000 बच्चे बैठे होते हैं, तो वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर हम उन्हें उस वक्त एक चीज से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो काफी बार बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमें पूरा तो नहीं समझ में आया, मगर जो भी था बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कहीं पर और उनको लगता है कि हम और जानना चाहेंगे, हम और हम अच्छा हम इसके बारे में कहाँ जाके और देख सकते हैं, आपके आपकी आपकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे क्या। तो अगर ये एक दास्तान को जाके या कोई भी दास्तान को जाके ये काम नहीं करेगा, हाँ, तो बच्चे उस तक आएंगे कैसे? तो ये एक दावत है जो कि हम इनडायरेक्टली दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिटरेचर का हमेशा जो लिटरेचर का एक ट्रांसफर है, जो कि क्योंकि देखिए दास्तान कोई जबानियां बयान है, मैं हमेशा जो कि हम सुनकर हम तक पहुंचा, ये छापा गया ये 19वीं सदी में, लेकिन 16वीं सदी से इसे सुनाया गया था। लेकिन हमारी जो कहानियां हैं, जो भी हमारे कल्चर है, वो हमने कहाँ से सीखा है? हमने अपनी अम्मा से सीखा है। तो ये जो कल्चर का जो ट्रांसफर और लिटरेचर, मैं समझती हूँ सबसे अहम चीज है
हर वक्त का जो खासतौर से उस जमाने का लिटरेचर जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको उस वहां के समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हम लिटरेचर को भी बता रहे हैं, हम कहानियां भी सुना रहे हैं। उन कहानियों के जरिए खासतौर से हमारी जितनी भी कहानियां हैं वो बहुत ही सोच समझ के हमने उन्हें चुना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ भी मन करता है और हम कुछ भी कर देते हैं। उस पहले बहुत उस पर ध्यान दिया जाता है, सोच विचार होता है, बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, बहसों बहसा होता है, और आर्गुमेंट्स भी होते हैं हमारी पूरी टीम में एक दूसरे के साथ। फिर कोई चीज फिर शक्ल में आती है। तो ये वो काम है जो हम अपनी यंग बच्चों तक हम पहुंचा रहे हैं। और यंग बच्चे, मैंने अशोक, आपको पता है मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में दासनगोई का पूरा पेपर पढ़ा है एक पूरे सेमेस्टर में। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने वो पढ़ा। मैंने जामिया में पढ़ा है, मैंने अशोका में पढ़ा है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ मैं परफॉर्म करती हूँ। और काफी बार तो लोग मुझे सिर्फ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं। तो कहीं तो हम वो काम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। अब बात है आगे क्या होगा। आगे की बात यह है कि अगर मैं दो बच्चों को भी जबान सीखने के लिए, अगर जब मैं निकलती हूँ उस जगह से, यूनिवर्सिटी से, उस स्टेज से, या वो शो करके, और दो बच्चे कहते हैं अब आज के बाद, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप उर्दू मत सीखिए, लेकिन आप अपनी मादरी जबान सीखिए। अगर आप बंगाली हैं तो आप बंगाली सीखिए, अगर आप भोजपुरी हैं तो आप भोजपुरी सीखिए, लेकिन अपनी मादरी जबान जरूर सीखिए, क्योंकि जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो आपकी मादरी जबान में, वो आप तक पहुंचना चाहिए। और उर्दू तो मैं समझती हूँ, ये हमें लगता है, लेकिन उर्दू से लोग बहुत प्यार करते हैं, और जेन्युइनली लोग उर्दू सीखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। और इसीलिए जो पॉडकास्ट जो मैं लेकर आई हूँ रेड एफएम पर, वो हम और किसी जबान में भी ला सकते थे, मतलब हम हिंदुस्तानी में भी ला सकते थे, लेकिन हमने ये चैलेंज लिया। हमें ये भी खतरा हो सकता कि लोग हमें डम कर देते कि नहीं, अरे रेड एफएम पर बॉलीवुड मूवी उर्दू में कौन सुनेगा भाई, है ना। लेकिन इस ये रिस्क हमने लिया, और लोगों ने सुना, पसंद किया, यंग बच्चे भी सुन रहे हैं। और हमेशा जब एक बात जो मुझे उर्दू के लिए बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, वो कहते हैं मैम बड़ी मिठास है, समझ में ना भी आए तो बड़ा मीठा लगता है। तो ये जो एक चीज है जो हम कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हम कर पा रहे हैं, या आप जैसे लोग जो खिदमत कर रहे हैं उर्दू की, बस ये छोटी सी मेरी कोशिश है, और हाँ आपकी कोशिश है। बहुत खूब फौजिया साहिबा, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कह दी, बड़ी शाइस्तगी के साथ, कि हम दास्तान गोई करते हैं। जब हम कोई भी आर्ट फॉर्म बच्चों तक या सीखने वालों तक ले जाते हैं, हम दरअसल जबान और कल्चर सिखा रहे होते हैं उन्हें, अदब और जबान से उनको रूबरू करा रहे होते हैं, उसका जायका उनको दे रहे होते हैं, ताकि वो उसको पसंद करें और अपने लिए उसका इंतखाब करें। तो उर्दू बेशक बहुत कूल लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन उर्दू को सीखना, उर्दू के आदाब हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। नुक्ता कब कहाँ कैसे लगेगा, और हर लफ्ज कैसे बढ़ता जाएगा। एक ही लफ्ज को आप हर तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से कह सकते हैं। और ये सारी तरबियत वही 15 दिन के क्लास में नहीं आती, लगातार सीखनी होती है, और कम से कम साल भर तो इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। एक सवाल करूंगी, आपका पसंदीदा दास्तान गो कौन है, आप जिससे इंस्पायर हुई हो या होती हो? मीर बाकर अली की, बेसिकली मैं, मीर बाकर अली पुरानी दिल्ली के थे प्रतिमा जी, और मीर बाकर अली की पैदाइश वहीं की है, पहाड़ी भोजला की, जहाँ की मेरी पैदाइश है। मतलब वो वहीं पर उनका इंतकाल हुआ और वो वहीं रहा करते थे। तो मीर बाकर अली से मुझे कहीं कोई, मुझे मुझे लगता है मेरा उनसे कोई बहुत खास रिश्ता है। और ये दास्तान के सफर पे पता नहीं कहाँ से मुझे डाल दिया गया। मुझे लगता है कि ये मुझे, ये मेरा कुछ कनेक्शन है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो मीर बाकर अली को मैं सुन के उनसे इंस्पायर, मगर जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, बहुत ही दुबले पतले से इंसान थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो फिल बदी दास्तान कहते थे। भाई आप मुझसे दास्तान सुनाने के लिए कहेंगी, मैं कहूंगी, आप कहेंगी फौजिया इस पे दास्तान लिख दीजिए, मैं जी अच्छा, अभी स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसे याद करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। उस जमाने के जो दास्तान गो थे वो फिल बदी दास्तान कहते थे। जैसे अगर आप ऑडियंस से बैठी और आप उस मीर बाकर अली से, वकार अली साहब से कहेंगी अरे इसमें मुझे, और वो जंग, मतलब अगर वो जंग का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे होते थे उसे, तो वो सोचिए वो 15 आधे घंटे तक सिर्फ जंग के बारे में बोल सकते थे। और उसी वक्त, और आप उस वक्त उनसे फरमाइश कर दीजिए ऑडियंस में से, अरे जरा मुझे इस वाले इसके बारे में और जानना है, तो वो उसी वक्त बताएंगे। तो ये जो बूता था मीर बाकर अली का, ये जो उनकी मेहनत थी, ये जो उनकी रियाजत थी, इसके लिए मतलब मैं बहुत उनको मतलब मैं, मुझे लगता है कि वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। और उनकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी है जो जो सुनी गई है, जिसमें वो बड़े ही अच्छी तरह से, एक छोटी सी दास्तान है जो वो सुना रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जब दास्तान, क्योंकि वो आखिरी दास्तान वो थे मीर बाकर अली, 1928 में उनका इंतकाल हुआ, और तो वो आखिरी वक्त में छालिया बेच रहे थे, क्योंकि दास्तान गोई का फन जवाल पजीर हो रहा था, और दास्तान गोइयों का वो मकाम नहीं था।
तो ये मुझे लगता है और जिन लोगों ने उन्हें देखा है, जिनसे हमने बात की है, जिन्होंने उनको सुना है, वो कहते हैं भाई उन जैसा भूता तो किसी का है नहीं। तो हम तो अगर उनका नाखून भी बन पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और मुझको लगता है फौजिया, हालांकि मैं दिल्ली में हमेशा मेहमान की तरह गई हूँ, दिल्ली मेरे लिए एक ऐसा शहर है जहाँ मुझे घूमना पसंद है, रहने का कभी रहने की खुशकिस्मती नहीं हुई है, लेकिन मैं महसूस कर पाती हूँ कि पुरानी दिल्ली में कुछ तो नशा है, कुछ तो सुरूर है, वहाँ की हवा में, वहाँ के जायके में, वहाँ की जो कहते हैं सरगोशियों में, जो मीर बाकर अली के बारे में बताया वो उनसे लेकर आप तक पहुंची है। और वहाँ के लोग बहुत ही जिसे कहते हैं ना हिंदी में शुद्ध, बहुत ही प्योर चीज के दीवाने होते हैं। वो कम से कम खराब करना चाहते हैं चीजों को, चाहे वो जायका खाने का हो, चाहे वो बात दास्तान गोई की हो। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी है, दास्तान गोई में खवातीन का क्या मकाम है फिलहाल, कितने और हैं आपके अलावा? आप तो हैं ही एक वाहिद खातून जो दास्तान गो के तौर पे हम जानते हैं और जो बहुत ही नाम नाम कमा चुकी हैं। और कितने लोग हैं? खवातीन का क्या मकाम है फिलहाल? देखिए, खवातीन को अपना मकाम बनाना होगा। और खवात मतलब मेरे जैसे खवातीन, खास तौर से जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनका कोई बैकअप नहीं है, उनको तो बहुत मुश्किल है अपना मकाम बनाने बनाने के लिए। तो दास्तान गोई में खवातीन अपना मकाम बना रही है। हाँ, तो क्या मकाम है, शायद इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊँ, लेकिन मकाम बनाया जा रहा है। और खवातीन के लिए ये मकाम बनाना आसान नहीं है, खास तौर से मेरे मेरे लिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल काफी बार, मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि काफी जो किसी चीज काफी बार लोगों को लगता है कि हमारी बकौती है ना, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और ये एक इजाजत नहीं है हमारे अलावा किसी और को ये करने की, और अगर कोई ये करेगा तो हम उस पे लीगल एक्शन ले लेंगे, दिस दैट ये सब। तो वहां पर मेरे जैसी जिद्दी ख्वातीन जो हैं, इन सब चीजों के बावजूद आगे आती हैं और काम करती हैं। तो ख्वातीन का इस जिन लोगों की बकौती, जो लोग मानते हैं, अपनी बकौती मानते हैं कुछ लोग इसको, तो वहां पे उनको लगता है कि अगर ख्वातीन आएंगी भी तो वही आएंगी जो हमारी औरतें होंगी। आप समझ रहे हैं, जो जिनको हम लेकर आएंगे या जिनको हम बढ़ावा देंगे, सिर्फ वही आगे जा सकती है। मतलब लेकिन बाहर मेरी के लोग घुसपैठिए, बाहर के लिए घुसपैठिया शब्द उनके दिमाग में होता है हाँ, कि ये बाहर से कहीं से एग्जैक्टली, आए हैं। जी। बाहर जी। से कहीं से आए हैं, क्योंकि एक तो ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये हमारी तरह बड़े स्कूल्स में नहीं गए हैं, बड़े कॉलेजेस में नहीं गए हैं। और ये अभी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शीफील्ड के साथ काम किया है, लंदन यूनिवर्सिटी के साथ। वहां पे मैं रेख्ती कोई उस पे उनके साथ काम कर रही हूँ। तो वहां पे भी मैं यही जिक्र कर रही थी कि कितना मुश्किल अभी भी सफर है मेरा इस दास्तान गोई में। लोगों को लगता है अरे आप तो जानी पहचानी चीज है, आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी जो मेरा स्ट्रगल है, जितनी मुश्किलात मेरे रास्ते में पैदा की जाती हैं, और हर बार मुझे उस मुश्किल को तोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो प्रतिमा, मकाम तो अभी है नहीं, मकाम तो मेरे जैसी औरत जो है बनाने की कोशिश कर रही है, तो मकाम तो अभी बनेगा। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी बात को और आपकी जंग को, जिसमें इंशाल्लाह आपकी जीत अब तक हुई है, आगे भी फतह होंगे सारे किले। इंशाल्लाह। एक चीज और मैं आपसे जोड़ना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी फौजिया, कि आपने पॉडकास्ट की ओर कदम बढ़ाया, यानी नए जो तकनीकी थी, नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी आपने हाथ बढ़ाया, जो कि बहुत जरूरी था। हमें हमें जहाँ तक लगता है, मुझे मालूम है कि आपने ऑडियो बुक्स में भी अपना दखल दिया है और ऑडियो बुक्स की ओर भी आप आई हैं। उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी, मैं नहीं आई, असल में लोगों ने, रेख्ता ने मुझे कांटेक्ट किया कि पहली बुक थी नादीद, जोगिंदर पॉल सर की किताब है वो, और बेहतरीन किताब है, मतलब लाजवाब किताब है। मतलब मुझे इतनी माशाल्लाह से मुझे वो किताब ऑडियो में रिकॉर्ड करने का मौका मिला है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। नादीद मैंने रिकॉर्ड की है, गोदान मैंने रिकॉर्ड करी है, थोड़ा सा स्टोरी टेल के लिए कुछ मीर रिकॉर्ड किया है। तो अभी लोग बुलाते हैं, और वो मुझे खास तौर से कहते हैं कि फौजिया, हम ऑडियो बुक तो हम किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन जब हम आपको बुला रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें अपना स्टाइल लाइए जब आप ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रही हैं। तो मैं, प्रतिमा जी, वो कोशिश करती हूँ कि फिर वो कहानी, इसलिए मुझे नादीद दी गई, और नादीद, और इसलिए मुझे गोदान दिया गया। तो मतलब इस तरह की जो किताबें मुझे दी गई कि आप इसमें अपने अंदाज से आप इसे सुनाइए। तो ऑडियो बुक बहुत अच्छी चीज है, और ऑडियो बुक भी बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ हमारे लिए बहुत अहम रोल अदा करने वाली है उर्दू के लिए, खास तौर से। क्योंकि अगर आप देखिए, ऑडियो बुक का सबसे अच्छी बात ये ना, अगर आप ड्राइव भी करें, आपका 2 घंटे का ड्राइव है,
हाँ, तो कम से कम आप और आजकल लोग ये कर रहे हैं, लोग आजकल इसीलिए पॉडकास्ट लगाते हैं अब गाड़ियों में और वो सब, और आपको वो सुनते हुए जाने हैं, क्योंकि अगर आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि सब हम जानते हैं जिंदगी कितनी भागदौड़ है, तो कम से कम जो आप किताब आप पढ़ना, आपकी ख्वाहिश है कि उर्दू में है लेकिन आपको उर्दू नहीं आती और आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब आप उसे ऑडियो में सुन सकते हैं, तो उससे भी बहुत आप जबान का, मैं समझती हूँ कि बहुत जबान को बहुत फायदा होगा उर्दू। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ फौजिया, सबसे जो ज़रूरी हमारे समाज में आज की बात है कि जब आप उर्दू के लिए कुछ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अदब को लेके जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एक बात आती है कि इस ज़ुबान को सीख के होगा क्या? तो आपको क्या लगता है कि इस ज़ुबान को सीख कर और कितनी चीज़ें हैं जिसमें हम आगे आगे की ओर जा सकते हैं? करियर के देखिए ऑप्शन ये कितने बात हैं हमारे लिए? देखिए ये बात जबान मुझे ऐसा लगता है कि करियर के लिए नहीं सीखी जाती कभी भी। मतलब और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी अपनी राय है, इस जरूरी नहीं है कि सब लोग इससे एग्री करें। मेरा ऐसा मानना है कि जबान आप लिटरेचर को पढ़ने के लिए सीखते हैं, जबान आप अ, अ, अपनी तकवीत के लिए सीखते हैं, जबान आप अपने शौक के लिए सीखते हैं, चाहे वो कोई सी भी जबान हो। हाँ, चाहे वो, और वो मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने हमेशा सब जबानों की बात करी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपकी मादरी जबान है उसमें आप लिटरेचर पढ़ें, और उर्दू तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, मतलब, और लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने गालिब पढ़ने के लिए उर्दू सीखी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ, उन्होंने कहा फौजिया हम गालिब खुद पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने उर्दू सीखी। लोग जब लोग काफी, मैं लोगों को जानती हूँ, उन्होंने नॉवेल्स, जो उर्दू के जो पुराने नॉवेल्स थे वो पढ़ना चाहते, उन्होंने उर्दू सीखी, और आजकल आप देखिए लोग उर्दू उर्दू सीख रहे हैं। उर्दू उर्दू को सिर्फ करियर से जोड़ देना कि इससे होगा क्या, मैं समझती हूँ वो तो किसी भी जबान, इंग्लिश के अलावा सारी जबानों के साथ ये होगा, अगर हम कोई भी जबान सीखे थे कि इससे होगा क्या। आजकल तो सिर्फ इंग्लिश का ही एक फैशन है ना कि इंग्लिश आनी चाहिए, उसी से आपका करियर है। तो करियर के लिए तो कोई चीज नहीं, ये आपकी काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। ठीक है, तो जितनी जबानें आपको आएंगी वो निखार जो आएगा ना आपकी शख्सियत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैं समझती हूँ कि जब भी आपको किसी भी जबान पर अगर आपको अबूर हासिल है तो वो आपकी शख्सियत में झलकता है। अगर आप बहुत ही आपका मुताला बहुत वसी है, तो वो आपकी, जब आप बातचीत करेंगे तो वो आपकी शख्सियत में झलकेगा। इसलिए आपको जबान सीखनी चाहिए। आपका पसंदीदा कोई ऐसा किस्सा, ऐसी कोई दास्तान जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको करते हुए बहुत लुत्फ आया, बहुत मजा आया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला अब तक का, वो ऐसा कौन सा है आपका अफसाना गोई? ऐसी कौन सी आपने की, सॉरी, दास्तान गोई जो करके आपको बहुत खुशी महसूस हुई? मैं दास्तानी गांधी जब कर रही थी, तो दास्तानी गांधी करते हुए मुझे बहुत ही मजा आया, क्योंकि दास्तानी गांधी जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तो दास्तान गांधी करते हुए हमने हर उस चीज का ख्याल रखा जो जो दास्तान गोई में पेश की जाती है, क्योंकि तो गांधी जी की सिर्फ हम पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दास्तान शुरू करने से पहले कि हमें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करनी, उनकी जो सियासी जिंदगी है उसके बारे में हम बात करने। अब उसका ही मैं एक आपको एक छोटा सा एक नमूना मैं पेश करना चाहती हूँ आपके सामने। तो ये महात्मा गांधी की पैदाइश पर है। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी इस जहान में वारिद हुए, तो समुद्रों ने अपनी लहरों से साहिलों के कदम चूमे, आसमान का एक एक तारा रोशनी से चमक उठा, बादे सवा ऐसी चली कि पत्ता पत्ता थिरक उठा, ऊंचे ऊंचे दरख्त झूमे, आबशारों ने गीत गाए, जंगल में फिर मंगल हुआ, बेमौसम यूं अचानक सावन बरसा कि सूखा गुजरात बस गोकुल हुआ, धरती से यूं हुन बरसा कि मुफलिस खुशहाल हुए, खेतों ने सोना यूं उगला कि किसान मजदूर सब माला माल हुए, फिर सबने मिलकर झूम झूम कर फरते मसरत से हम आहंग होकर गीत गाया। तो ये जो, अब अमूमन जब ये है जो मैं दास्तान गोई की बात में, दास्तान गोई में हमेशा हर चीज जो है बहुत लार्ज देन लाइफ होती है। ठीक है, अब दास्तान गांधी जी की जो पैदाइश है उसको दानिश इकबाल ने इतने खूबसूरत तरीके से लिखा, और मुझे गांधी की जो दास्तान है वो मुझे पेश करने में सबसे ज्यादा मजा आया, और सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग शौक से सुनते हैं, यंग बच्चे सुनते हैं, गांधी को सुनते हैं और उर्दू में सुनते हैं बैठ के। बहुत खूब। हमें लगता है कि जो ये रवायत है दास्तान गोई की, ये आप जी। जैसे लोगों के महफूज हाथों में है और ये ज़रूर आगे बढ़ेगी। अ, जब हम कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी अच्छे रास्ते पे जा रहे होते हैं, जैसा आपने कहा कि मुश्किलें आती हैं और लोग उस चीज़ को करने की, अ, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका ध्यान भटके।
लेकिन हमने आपके बारे में जितना समझा वो यही समझा कि आपने हर मुश्किल को चीरते हुए रास्ता बनाया है अपना। आपके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड है, खूबसूरत तो नहीं बोलूंगी लेकिन बड़ा ही जैसे कहते हैं माकूल। और मैंने पहले भी पूछा था, बीच में भी किसी ने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल आसमान पे चांद जैसा जो आपका प्रेजेंस है, उसके पीछे कोई राज है, कोई ये ऐसा स्टूडियो जैसा लुक आपने बनाया है कि आपने कामों के लिए? मुझे असल में हम व्हाइट और ऑफ व्हाइट कपड़े पहनते हैं, मोस्टली व्हाइट पहनते हैं, ज्यादातर हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हमेशा मतलब मुझे ना कुछ ना फिक्स करना था प्रतिमा जी, मतलब मुझे कुछ भी एक बैकग्राउंड फिक्स करना था कि जो पीछे हमेशा रहे। और मैंने उसे आर्टिफिशियल, जैसे काफी बार लोग जूम पर जाके अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहती थी। और मुझे लगता था कि एक स्टूडियो का फील आना चाहिए जब भी हम कुछ बात कर रहे हैं, या क्योंकि आप जब भी स्टूडियो में जाते हैं तो या तो आपके पीछे कोई ब्लैक कर्टन होता है या रेड कर्टन होता है या कोई ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, अपने पीछे मैंने पूरा एक ब्लैक कर्टन लगाया, पूरा ब्लैक कर्टन। तो जब भी मेरा कुछ लाइव होता है, कोई शो होता है, मैं इसको पूरे कर्टन को वहां तक करके और फिर मैं उसके सामने बैठ के परफॉर्म करती हूँ। तो ये एक फॉर्मल लुक देने के लिए ये मैंने किया है। बहुत ही खूबसूरत वजह आपने बताई। और बेशक जब हम काम, इससे अब ये भी समझ में आता है वजह कि जब हम कोई काम करें तो पूरे मन से करें ताकि उसका रिजल्ट भी उस तरीके से सामने आए। आखिर में मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि हमारे डिस्कशन का टाइम, हमारे जो सेशन का टाइम है वो खत्म हो रहा है। आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल है कि मीडियम बदलते रहते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो है हमारा प्रेजेंस, कि हम कैसे उस मीडियम को लें और अपनी बात कह पाएं। तो आपको क्या लगता है इस वक्त दास्तान गोई और खास तौर पे आफ्टर पेंडेमिक जो चीजें आएंगी उसमें दास्तान गोई के लिए कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा मुफीद है, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा हम सेफ होके अपना काम कर सकते हैं और किस तरीके से और चीजों को हम संभाल सकते हैं इस माहौल में? देखिए, इस बात पे हम अभी सोच ही रहे हैं, तो ऐसा कोई फिक्स जवाब तो मेरे पास नहीं है। देखिए, जो हमें, जैसे कि हमने किया, जब हमने पॉडकास्ट किया पूरा, तो वो हमने इसी का नतीजा था कि भाई अब अ, और मुझे ना ये बड़ा अजीब लगता है, मैंने बहुत कम ऑनलाइन शोज किए हैं कि जब आप जूम पे शो कर रहे होते हैं तो आपको बस कैमरा दिख रहा है और आप मतलब आप लाइव आर्टिस्ट हो, आपने लाइव परफॉर्म कर रखे हैं, मतलब आपने 200 से ज्यादा शो आपने कर रखे हैं लाइव परफॉर्मेंस में, वहां पे ऑडियंस होती है। क्योंकि दास्तान गोई में सुनने वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अहम रोल है। जब तक हम अपनी सुनने वालों की आंख में नहीं देखते और वो कहते हैं वाह भाई बहुत खूब, और वो दाद जब आती है, तो ये कोई और शो नहीं है कि जहाँ पर स्टेज शो चल रहा है और आप जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पर सुनने वाले का भी उतना ही अहम रोल है जितना कि सुनाने वाले का रोल है। तो अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जाहिर बात है, लाइव शो से ज्यादा हमको डिजिटल जाना पड़ेगा, और डिजिटल के लिए हम कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दास्तान गोई को लेके आना पड़ेगा, और वो सिर्फ वो ही नहीं होगा, मतलब उसमें सिर्फ पॉडकास्ट नहीं हो सकता। और डिजिटल 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 इंडस्ट्री में भी हमें अलग अलग फॉर्मेट्स जो हैं हमें इस्तेमाल करने होंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें सरमाया चाहिए, मतलब स्पॉन्सरशिप चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए जो कि हमें उसके लिए हेल्प करें। क्योंकि ये प्रॉपर उसका शूट होना, उसका एडिट होना, फिर वो जाना वापस, ये बहुत काम है इसमें भी। तो ये इतना आसान नहीं है, अगर आप किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत मेहनत है। तो अभी हम बस ढूंढ रहे हैं और कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग। बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू रही फौजिया साहिबा आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दास्तान गोई को लेकर एक खातून का इतना जुनून, इतनी दीवानगी और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरना, ये बहुत इंस्पिरेशन की बात है। और हमारा बहुत दिली हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे बात हो सके और लोगों को ये मालूम हो कि सिर्फ गजलें, नज़में, अफसाने ही नहीं बल्कि उर्दू में दास्तानें भी लिखी जाती हैं और दास्तान गो उसको सुनाते भी हैं। और फौजिया दास्तान गो एक ऐसी शख्स हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगी तहरीक बकाए उर्दू की ओर से, और उम्मीद करूंगी कि आपका सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आप अपनी बहुत सारी दास्तानों के साथ लोगों के सामने आए और उनका दिल जीतती रहें और उर्दू की खिदमत में यूं ही लगी रहें। क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि उर्दू सिखाने का जरिया भी हो सकता है दास्तान गोई, और ये बहुत सुंदर तरीका है। क्योंकि हमेशा क्लासरूम में हम सब कुछ नहीं सीखते हैं,
जिंदगी की जो बेहतरीन चीजें होती है वो क्लासरूम से बाहर ही सीखी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से दास्तान गोई के जरिए उर्दू सिखाने का जो एक तरीका है वो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका फौजिया साहिबा, और अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले और बहुत ऊंचा मकाम मिले जिसकी आप मुस्तहिक हैं। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।